कमला हैरिस के गांव में भी इस समय काफी उत्साह है कि वहां से निकले हुए एक परिवार से कोई व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन रही है, यानी कि नंबर 2 सबसे ताकतवर ओहदेदार उस मुल्क में कमला हैरिस। और जैसा हमने आपको पहले बताया, जिक्र किया, जो निमंत्रण पत्र, जो न्योते भेजे गए, उस पर भी कमला देवी हैरिस साफ तौर पर लिखा गया है, जो भारतीय होने की छाप लिए है कमला हैरिस के। तो ये तस्वीरें हम आपको कमला हैरिस के गांव से भी दिखा रहे हैं और थोड़ी देर में शपथ होने वाली है जो बाइडेन की, वो तस्वीरें भी लाइव आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। शीलकांत शर्मा हमारे साथ हैं, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। शीलकांत जी, शायद वहां तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच रही है। अविनाश कल्ला, जो बातें हो रही हैं, जो भाषण दिए जा रहे हैं अभी तक, उस पर डोनाल्ड ट्रंप की, उस पर 6 जनवरी की घटना कहिए या दुर्घटना कहिए, उसकी छाप, उसका डर साफ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आपने पैनल में पहले भी बोला था, डोनाल्ड ट्रंप की छाप अमेरिकी राजनीति पर इतनी जल्दी नहीं मिटेगी, उसका असर काफी लंबा रहेगा। ये जो बाइडेन और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह जानता है। और जाते जाते आज राष्ट्रपति ने यह भी कह दिया कि मैं फिर से वापस आपके बीच में आना चाहूंगा। तो जो ट्रंपिज्म है वो कहीं नहीं जाएगा, वो जो बाइडेन के राजनीतिक कैरियर की सबसे बड़ी चैलेंज है। और मैं भी अमेरिका में जब इलेक्शंस थे, ट्रैवल कर रहा था, देख रहा था, तो लोगों को जो बाइडेन से बहुत उम्मीद है। वो जानते हैं कि जो बाइडेन इसको पार कर पाएंगे। उनसे जब पूछते हैं जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है, तो वो कहते हैं इनका अनुभव, और चूंकि ये बराक ओबामा के साथ काम कर चुके हैं तो ये जानते हैं कि इस पद को किस तरीके से चलाया जाएगा। और जब ओबामा आए थे तब भी अमेरिका एक डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन में था। आज अमेरिका दो तरफ से फंसा हुआ है, इकोनॉमिक और सोशल। तो जो बाइडेन ही इसको आगे निकाल पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की छाप अमेरिका पे इतनी जल्दी नहीं मिटेगी। मुझे लगता है कि बाइडेन के पूरे कार्यकाल तक वो छाप रहेगी। और डोनाल्ड ट्रंप ये भी देखना चाहेंगे कि वो इम्पीच ना हो और उनके इलेक्शन पे बार ना कर दिया जाए, क्योंकि अगले चुनाव में उनका कैंडिडेचर अभी तो नहीं नकारा जा सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राजनीति में एक प्रमुख किरदार बने रहेंगे। रिपब्लिकन पार्टी उन्हें किस तरह टैकल करती है देखना होगा। आज मिच मैकॉनल ने पहले ही कह दिया था कि जो राष्ट्रपति ने भाषण दिया था उस दिन व्हाइट हाउस के बाहर अपने समर्थकों को, जिसके बाद कैपिटॉल पे हमला हुआ, वो निंदनीय था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये एक सिग्नल है कि रिपब्लिकन पार्टी भी अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप से धीरे धीरे पीछे कर रही है। तो जब सेनेट में इम्पीचमेंट का वापस प्रस्ताव लाया जाएगा तो क्या 16 से ज्यादा रिपब्लिकन उसके पक्ष में वोट करेंगे? अगर वो कर देते हैं तो ट्रंप के लिए मुश्किल होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रंपिज्म अमेरिका में अभी प्रिवेल करेगा। लेकिन कमला हैरिस के गांव की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे दीपावली मनती है ठीक वैसी तस्वीरें वहां से इस वक्त आ रही हैं, दिए जलाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कमला हैरिस वहां बैठी हैं जहां शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप कुछ कहना चाहेंगे, इन तस्वीरों के बारे में जानकर, जो कमला हैरिस के गांव से आ रही हैं? देखिए, मैं बिल्कुल कहूंगा, कमला हैरिस को लेके कैलिफोर्निया में जितने भी भारतीय लोग हैं उनकी एक कैलिफोर्निया में बहुत स्ट्रांग इमेज है, और बाहर के जो लोग हैं बाकी राज्यों में, उनमें एक एंटिसिपेशन है। वो देखना चाहते हैं कि ये किस तरह की नेता है। तो कमला हैरिस पे ज्यादा निगाहें रहेंगी, वो बहुत ज्यादा स्क्रूटनी में रहेंगी। पर भारतीय मूल के लोगों में उत्साह मैंने कैलिफोर्निया में भी खूब देखा था जब मैं वहां था, तो बहुत जायज है। और वो लोग उत्सुकता से पूछते थे भारत में इनको लेके क्या माहौल है। तो अमेरिकन डायस्पोरा जो है वो भी इंडिया की तरफ देख रहा है कि हाउ डू दे लुक एट देयर डॉटर बीइंग द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये स्वाभाविक है, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अच्छा सिग्नल भी है। रोहित, बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कमला हैरिस के गांव से भी और साथ ही वॉशिंगटन से भी, जहां सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजामों के बीच आज जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। और वहां इस वक्त आप देख सकते हैं रंगारंग तस्वीरें वहां से आ रही हैं। हालांकि सुरक्षा बेहद कड़ी, केवल 1200 लोगों को आज न्योता दिया गया इस कार्यक्रम में शामिल होने का। बाहर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई उस जगह के, कैपिटल हिल के, जहां कड़ी सुरक्षा, कड़ा पहरा और दूर दूर तक सन्नाटा
केवल दिखाई दे रहा था और जो जानकारियां हैं पब्लिक डोमेन में, उसके मुताबिक परेड रूट पर से भी दर्शक स्टैंड को हटा लिया गया, क्योंकि 6 जनवरी को जो घटना हुई उसके बाद से अमेरिका में एक तरीके से डर का माहौल है। इस बात को लेकर तनाव है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के दौरान भी कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर दें। लेडी गागा मंच पर, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया इस आयोजन को देख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है, तो रंगारंग उत्सव है ये लोकतंत्र का। जो बाइडेन के लिए कैंपेन भी किया था लेडी गागा ने, और आज यहां परफॉर्मेंस भी होगा। साथ साथ हम अविनाश कल्ला से बात कर रहे हैं लगातार भारत को लेकर। बाइडेन प्रशासन की नीति वो क्या हो सकती है, उनकी टीम में भारतीयों का दबदबा वो भारत के लिए कैसा संकेत है, और पूरी दुनिया के लिए अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का जाना और जो बाइडेन का जाना वो किस तरीके का संकेत है। हमारे साथ अविनाश कल्ला हैं, जिनसे हम लगातार बात इस समय कर रहे हैं। तो अविनाश कल्ला, जैसा हम बात कर रहे थे अभी, पहले सुनवाते हैं लेडी गागा को एक बार, उसके बाद चलते हैं अविनाश कल्ला के। उन सितारों में सबसे आगे रही हैं जो बाइडेन के समर्थन में प्रचार करते रहे, और अमूमन जानी जाती हैं अपने लगातार इमेज रीइन्वेंशंस के लिए, अक्सर अपनी तस्वीरों के लिए चर्चा में भी रहती हैं। जानी मानी अमेरिकी गायिका हैं, डांसर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, अभिनेत्री हैं। तो कार्यक्रम हम लगातार आपको साथ साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं। अविनाश कल्ला हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इस पर कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या कुछ बदल सकता है, और साथ ही अमेरिका को भीतर अपने अंदर क्या कुछ बदलना पड़ेगा आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद। अविनाश कल्ला जी, हम लगातार जो बाइडेन का भाषण होगा उसको हिंदी में सुनवाएंगे अपने दर्शकों को, उसका साथ साथ अनुवाद भी आज तक पर मौजूद रहेगा। इस वक्त खूबसूरती ये कि अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर रहा है। कूटनीति दुनिया की है, लेकिन आज तक आपका अपना, इसलिए एक एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और सरल भाषा में उनको समझाने की कोशिश भी कर रहा है, जिसमें अविनाश कल्ला हमारे साथ दे रहे हैं। लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं। तो अविनाश कल्ला जी, अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में, जो बाइडेन के लिए आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती क्या होगी? कोरोना से निपटना, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी दिनों में जो समाज में एक दरार आई है बड़ी, जो साफ तौर पर महसूस की जा सकती है, उसको पाटना? To administer the oath
रोहित, दोनों बड़ी मुश्किलें हैं और बाइडेन को इन दोनों पे काम एक साथ करना पड़ेगा। जहां तक कोविड की बात है तो जो चीफ ऑफ स्टाफ है रोनाल्ड कैलन, उनका पहले भी आपदा प्रबंधन में और महामारी में काफी स्ट्रांग रोल था और बाइडेन ने पहले ही दिन से उनके हाथ में कमान दे दी, तो वहां पे बाइडेन को काफी रिलीफ मिलेगा कि उनका जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो ऐसी सिचुएशन में पहले भी रह चुका है और उससे वो टैकल करना आता है। उसी के साथ साथ बाइडेन को अपनी इमेज, जो एक स्टेट्समैन की है, एक बड़े कंपैशनेट प्रेसिडेंट है, वो डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल विपरीत पर्सनैलिटी वाले हैं। जो बाइडेन के आप मैसेजिंग थ्रू आउट देखिए, वो कंपैशन दिखाते हैं, तो इसी कंपैशन को यूज लेते हुए उन्हें अमेरिका को वापस जोड़ना पड़ेगा। और ये जो मिसट्रस्ट का एक भावना आ गई है अविनाश जी शपथ ले रही हैं अमेरिकन लोगों में, अगर आप सुन पा रहे हो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। कमला हैरिस इस समय शपथ ले रही हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर। That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation or purpose of evasion. Without any mental reservation or purpose of evasion. That I will well and faithfully discharge. That I will well and faithfully discharge. The duties of the office on which I am about to enter. The duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं और पहली दक्षिण एशियाई और भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस ने अभी अभी शपथ ग्रहण की है। सैन फ्रांसिस्को के इतिहास में पहली महिला डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रही है कमला हैरिस। कैलिफोर्निया के न्याय विभाग में पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला के तौर पर काम कर चुकी हैं। अटॉर्नी जनरल के तौर पर कैलिफोर्निया के काम करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला भी चुनी जा चुकी हैं और भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला हैं जो 2016 में अमेरिका की सेनेटर बनी थी और आज वो अमेरिका के इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुकी हैं। 20 अक्टूबर 1964 को ऑकलैंड में कमला हैरिस का जन्म हुआ था। Please welcome Jennifer Lopez to perform "This Land Is Your Land" और and अगला America the परफॉर्मेंस Beautiful, accompanied जेनिफर by लोपेज। members of the President's Own United States Marine Band. तब तक हम आपको जानकारी देते हैं कमला हैरिस के बारे में। उनकी मां एक कैंसर रिसर्चर थी, श्यामला गोपालन, वो भारतीय थी और उनके पिता जमैका के रहने वाले थे जिनका नाम था डोनाल्ड हैरिस। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। 20 अक्टूबर 1964 को ऑकलैंड में कमला हैरिस का जन्म हुआ था। हालांकि उनके माता पिता जब वो 7 साल की थी तब अलग हो गए थे, लेकिन उनके पूरे करियर में एक के बाद एक उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं और आज एक साथ फिर से उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए, जिसमें सबसे बड़ा अमेरिका के इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड। Please raise your right hand and repeat after me. I, Kamala, from California to the New York Islands, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went walking down that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Oh, this land, oh, this land. This land was made for you and me. Oh, this land, oh, this land, this land.
indivisible con libertad y justicia para todos. Let's get loud. 'Cause this land was made for you and me. जे लो के नाम से जानी जाती है और चुनाव प्रचार के दौरान बहुत करारे हमले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर किए थे, जो बाइडेन का समर्थन करते हुए। खासतौर पर बहुत चर्चा हुई तब जब उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं चाहूंगी अमेरिका में मेरे बच्चे उस नफरत के माहौल में पले बढ़े, बाहर निकले, जिसको सरकार मान्यता देती हो, जिसको प्रशासन मान्यता देता हो। जी पार्थसारथी हमारे साथ आ गए, पूर्व भारतीय राजनयिक और विदेश मामलों के जानकार। स्वागत है जी पार्थसारथी साहब आपका आज तक पर। जो बाइडेन अब से कुछ ही क्षणों में शपथ लेने वाले हैं। कमला हैरिस शपथ ले चुकी हैं अब से कुछ मिनट पहले। ट्रंप का सूर्य अस्त होना और जो बाइडेन का युग शुरू होना, इस पर आपसे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें अब से कुछ सेकंड के बाद जो बाइडेन का शपथ ग्रहण होने वाला है। Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का दौर अमेरिका में खत्म। जो बाइडेन का युग अब शुरू हो गया है। तस्वीरें आप इस समय लाइव देख रहे हैं। कमला हैरिस और उसके बाद जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण किया है। 77 साल के जो बाइडेन को 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं उनके राजनीतिक अनुभव का कि 1988 में पहली बार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने की कोशिश की थी और आखिरकार अब 2021 में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। कांटों का ताज है एक तरीके से इस समय कहने को। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं, लेकिन जो हालात अमेरिका में रहे हैं उसमें यह कांटों का ताज माना जा रहा है। तो जो बाइडेन का पहला भाषण बतौर राष्ट्रपति हम आपको हिंदी में सुनवाने वाले हैं। अब से कुछ मिनट के बाद जो बाइडेन अमेरिका के सामने अपनी क्या नीति रखते हैं, अपना क्या विजन रखते हैं, उस पर पूरी दुनिया की इस समय नजर होगी। जी पार्थसारथी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं सीधे
पार्थसारथी साहब का रुख करते हैं। स्वागत है पार्थसारथी साहब आपका आज तक पर। अमेरिका का नया राष्ट्रपति जो बाइडेन 77 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे हैं, उनकी राजनीति और भारत के प्रति उनका रवैया, इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि अमेरिका जो है दो चीजों से पीड़ित है। सबसे पहले कोरोना वायरस और दूसरी चीज से नस्ल के आधार पर भेदभाव। ये अमेरिकी समाज को फाड़ रहा है और जब चुनाव प्रक्रिया हो रही थी तब भी ये अमेरिका में दिखाई दे रहा था। ये दोनों Chief Justice Roberts, Vice President Harris, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Leader McConnell, Vice President Pence, and my distinguished guests, my fellow Americans. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. अमेरिका का दिग्विजय है, यह डेमोक्रेसी का विजय है। अमेरिका अपना परीक्षा में पास हो गया है और एक डेमोक्रेसी का विजय हुआ है। यह सेलिब्रेशन की समय है। दुनिया की बड़ी देश अमेरिका आज एक नया इतिहास बन रहा है। On this hallowed ground where just a few days ago violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation. कुछ दिन पहले मैं ऐसा था, एक रणभूमि में था। गार्ड्स और लोगों ने यहाँ आकर हमला किया और पावर पाने का कोशिश किया। सदियों से बड़ी हमारी परंपरा के ऊपर एक चुनौती आया था, लेकिन हमने उसके ऊपर विजय पा ली। मैं अपने हृदय से सबको धन्यवाद समर्पण करता हूं। ये हमारा संविधान की रक्षा हुआ है, ये हमारा जो राष्ट्र की रक्षा हुआ। I've just taken the sacred oath each of those patriots have taken. The oath first sworn by George Washington. But the American story depends not on any one of us, not on some of us, but on all of us. On we, the people, who seek a more perfect union. अमेरिका की मिट्टी हमेशा लोगों की भावनाओं का, लोगों की विचारों का कदर करता है और ये लोगों की जो प्रजातंत्र व्यवस्था को सम्मान देता है। ये लोगों से बनाई हुआ सरकार है और लोगों के लिए है। Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. हम Few people in our nation's और बड़ी ताकत से और बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से हम देश की तरक्की के लिए काम करने के लिए होना चाहिए। हमारे लिए एक चुनौती है। Once in a century virus that silently stalks the country. आज अमेरिका एक संकट के समय में गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में हमें आगे बढ़ना है। Millions of jobs have been lost. अमेरिका के कानून को पालन करते हुए, अमेरिका को व्यवस्था को पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। The dream of justice for all will be deferred no longer. 400 साल दुनिया की ये बहुत बड़ी परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है।
a cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. न्याय की आवाज और सत्य की आवाज बहुत ऊंची तरीके से आज इधर उठाया गया है। अमेरिका की जो भविष्य को बनाए रखने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए हमारे हिम्मत और भी बढ़ाना चाहिए। On New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it." My whole soul is in it. आज की दिन एक इतिहास में माना जाएगा। अमेरिका की लोगों की ये बहुत बड़ा विक्ट्री है। Bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join आज हम अमेरिका वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हर एक अमेरिकन के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, एक जिम्मेदारी निभाया। Anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness and hopelessness. हमने अपना कानून व्यवस्था को बरकरार रखा और हिंसा को दूर रखा। इसके ऊपर विजय पा लिया हमने। अमेरिका की जो गार्ड्स जो है, सेनाएं अच्छा काम किया और हमने हिम्मत से मुकाबला करा और प्रजातंत्र व्यवस्था को कायम किया। अमेरिका की सेना सशक्त है और कोई भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मैंने बहुत बड़ी चुनौतियां देखा है और अपनी स्ट्रगल में बहुत मेहनत करके आगे आया हूं। The battle is perennial, and victory is never assured. Through Civil War, the Great Depression, World War, 9/11, through struggle, sacrifice, and setbacks, our better angels have always prevailed. In each of these moments, enough of us have come together to carry all of us forward. And we can do that now. History, faith, and reason show the way. समय समय पर हमने देश की रक्षा के लिए सब लोगों ने इकट्ठा किया और हिम्मत दिखाया और कोई भी फोर्सेस को हमने हराया और देश की परंपरा, देश की प्रजातंत्र व्यवस्था को कायम किया। Without unity, there is no peace, only bitterness and fury, no progress. आज इतनी कड़ी सर्दी में हमने इधर एकत्र हुए हैं। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक समय है। हमने सारे अपनी समस्याओं को हटाकर एक प्रजातंत्र व्यवस्था को बरकरार रखते हुए एक नया सरकार बनाने में कामयाब हो गए। We have never, ever, ever, ever failed in America. We've acted together. अगर हमने इतना हिम्मत नहीं दिखाया होता तो बहुत बड़ा गलती करिए होते। Let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again, hear one another. आज इस समय हमें बहुत हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves हमारे भिन्नमत बहुत तरीके से भिन्नमत हुआ है, लेकिन हर समय हमें एक आपसी में एक सहमति में लाना जरूरी है। My fellow Americans, we have to be different than this.
America has to be better than this. And I believe America is so much better than this. Just look around. Here we stand in the shadow of the Capitol Dome, as was mentioned earlier, completed amid the Civil War, when the Union itself was literally hanging in the balance. Yet we endured. We prevailed. Here we stand, looking out on the great mall where Dr. King spoke of his dream. आज की दुनिया में इस सिविल वॉर जैसे इस तरीके का काम करना बहुत गलत बात है। Brave women marching for the right to vote. And today we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Don't tell me things can't change. आज ये बहुत खुशी की बात है कि पहली बार अमेरिका के एक महिला उपाध्यक्ष अपना प्रतिज्ञा ग्रहण किया है, मैडम कमला हैरिस। ये बहुत बड़ी तरक्की है और एक बहुत बड़ी विजय है। जो हिंसा की कृत्य हुआ अमेरिका में और जो घटनाएं घटी हुई है उनके खिलाफ हमने अपना दिग्विजय पा लिया और दुनिया को दिखाया कि हमारा प्रजातंत्र व्यवस्था सबसे बड़ी है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है। ये अमेरिका का ऐतिहासिक विजय है। Hear me out as we move forward. Take a measure of me and my heart. If you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. The right to dissent peaceably within the guardrails of our republic. ये हमने दुनिया को दिखाया कि यहाँ जो प्रजातंत्र व्यवस्था सबसे बेहतरीन है, सबसे बढ़िया है, उसकी जीत हुई है। अमेरिका ये है करके हमने दुनिया को दिखाया। मैं आज अमेरिका का सारे लोगों के अध्यक्ष हूँ, सिर्फ एक पार्टी का अध्यक्ष नहीं, सारे लोगों की अध्यक्ष हूँ। पूरी अमेरिका की रक्षा करने के लिए मैं आया हूँ, सबकी अमेरिका का तरक्की के लिए मैं आया हूँ। Saint Augustine, a saint of my church, wrote that a people was a multitude defined by the common objects of their love. Defined by the common objects of their love. What are the common objects we as Americans love that define us as Americans? I think we know. Opportunity. अमेरिका के कानून व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की रक्षा, देश की स्वतंत्रता, देश की सौहार्दता बनाए रखना है। आपस में मिलजुल के बनाए रखने का अमेरिका का कानून कहता है। Lies told for power and for profit. And each of us has a duty and a responsibility as citizens, as Americans, and especially as leaders. Leaders who have pledged to honor our Constitution and protect our nation, to defend the truth and defeat the lies. Look, I understand that many of my fellow Americans view the future with fear and trepidation. I understand they worry about their jobs. I understand भविष्य के बारे में तो जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पहला भाषण जो बाइडेन का, और उस पर सीधे सीधे तौर पर नस्लवाद और कोरोना से लड़ाई की छाप दिखाई पड़ती है। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र का दिन है, लोकतंत्र की जीत का दिन है। red against blue, rural versus urban, or rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this if we open our souls instead of hardening our hearts. If we show a little tolerance and humility, and if we're willing to stand in the other person's shoes, as my mom would say, just for a moment, stand in their shoes.
Because here's the thing about life. There's no accounting for what fate will deal you. Some days, when you need a hand. There are other days when we're called to lend a hand. That's how it has to be. That's what we do for one another. And if we are this way, our country will be stronger, more prosperous, more ready for the future. And we can still disagree. My fellow Americans, in the work ahead of us, we're going to need each other. We need all our strength to persevere through this dark winter. We're entering what may be the toughest and deadliest period of the virus. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation. One nation. And I promise you this, as the Bible says, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. We will get through this together. Together. Look, folks, all my colleagues I serve with in the House and the Senate up here, we all understand the world is watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested, and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. We'll be a strong and trusted partner for peace, progress, and security. Look, you all know we've been through so much in this nation. And my first act as president, I'd like to ask you to join me in a moment of silent prayer. Remember all of those who we lost in this past year to the pandemic. Those 400,000 fellow Americans, moms, dads, husbands, wives, sons, daughters, friends, neighbors, and co-workers. We'll honor them by becoming the people and the nation we know we can and should be. So I ask you, let's say a silent prayer for those who've lost their lives and those left behind, and for our country. लोगों से अपील की है, कोरोना महामारी के शिकार होकर जिन 4 लाख लोगों ने जान गंवा दी अमेरिका में, उनके लिए मौन रखा जाए और साथ ही साथ अमेरिका को ये एहसास दिलाया है कि वो इससे पार पाने की क्षमता रखते हैं, उसकी शक्ति रखते हैं. Growing inequity, the sting of systemic racism, a climate in crisis, America's role in the world. Any one of these would be enough to challenge us in profound ways. But the fact is, we face them all at once, presenting this nation with one of the gravest responsibilities we've had. Now we're going to be tested. Are we going to step up? All of us? It's time for boldness, for there is so much to do. And this is certain. I promise you, we will be judged, you and I, by how we resolve these cascading crises of our era. We will rise to the occasion is the question. Will we master this rare and difficult hour? Will we meet our obligations and pass along a new and better world to our children? I believe we must. I'm sure you do as well. I believe we will. And when we do, we'll write the next great chapter in the history of the United States of America, the American story. A story that might sound something like a song that means a lot to me. It's called American Anthem. There's one verse that stands out, at least for me, and it goes like this. The work and prayers of century have brought us to this day. What shall be our legacy? What will our children say? Let me know in my heart when my days are through. America, America, I gave my best to you. Let's add
Let's us add our own work and prayers to the unfolding story of our great nation. If we do this, then when our days are through, our children and our children's children will say of us, they gave their best, they did their duty, they healed a broken land. My fellow Americans, I close the day where I began, with the sacred oath. Before God and all of you, I give you my word. I will always level with you. I will defend the Constitution. I'll defend our democracy. I'll defend America. And I'll give all of you, keep everything I do in your service, thinking not of power, but of possibilities, not of personal interest, but the public good. And together we shall write an American story of hope, not fear, of unity, not division, of light, not darkness, a story of decency and dignity, love and healing, greatness and goodness. May this be the story that guides us, the story that inspires us, and the story that tells ages yet to come that we answered the call of history. We met the moment. Democracy and hope, truth and justice did not die in our watch but thrived. That America secured liberty at home and stood once again as a beacon to the world. That is what we owe our forebears, one another, and generation to follow. So, with purpose and resolve, we turn to those tasks of our time, sustained by faith, driven by conviction, and devoted to one another and the country we love with all our hearts. May God bless America, and may God protect our troops. Thank you, America. तो आशाओं, उम्मीद और सपनों से भरा भाषण जो बाइडेन का बतौर राष्ट्रपति पहला संबोधन अमेरिका को, और उसमें बड़ी चुनौतियों का जिक्र, नस्लवाद से जूझता अमेरिका और कोरोना के खतरे से जूझता अमेरिका, दोनों चीजों को गंभीरता से और देर तक अपने भाषण में जगह दी है जो बाइडेन ने, और बार बार अमेरिका के लोगों को इस बात का विश्वास दिलाया कि लोकतंत्र की मजबूती, लोकतंत्र की खूबसूरती अमेरिका में बरकरार रहेगी। जो चुनौती अमेरिका के सामने आई थी उसे अमेरिका ने फिलहाल पार कर लिया है, और अमेरिकी लोकतंत्र की रक्षा का वादा उन्होंने किया। लोकतंत्र और हर अमेरिकी की रक्षा का वादा करता हूं, अमेरिका के संविधान की रक्षा करूंगा। जो बाइडेन ने अपने भाषण में यह बात कही है। साथ ही उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन तमाम लोगों को जो कोरोना के शिकार हुए, जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है इस पिछले एक साल में। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया जो वहां नहीं आए थे, और कहा कि आपको देश की सेवा का मौका मिला, और अमेरिकियों से यह वादा किया कि मैं आपकी सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। लोगों की इच्छा का सम्मान हुआ है। यह बात जो बाइडेन ने अपने भाषण में कही है। तो उम्मीदों और एकता का संदेश, और साथ ही यह भी कि दुनिया भर में हमारे जो संबंध पिछले कुछ वक्त में बिगड़े, हम उनको सुधारने का काम करेंगे। जी पार्थसारथी हमारे साथ हैं, पूरी बात उन्होंने सुनी है जो बाइडेन की बतौर राष्ट्रपति जो पहला संबोधन रहा, और साथ ही सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के नेता और प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद हमारे साथ इस वक्त लाइव आ चुके हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। पार्थसारथी साहब, बाइडेन के पहले संबोधन पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। पहले नहीं, ये तो हम उम्मीद कर रहे थे कि यही बात करेंगे, लेकिन देश बिखर गया था नस्ल के आधार पर, और ट्रंप के ऐसे कार्य करतूत रहे कि जो सामाजिक एकता था वो टूटने वाला था। तो ये इनके लिए उस समस्या को सामना ही करना, अमेरिका को एक सच्चे एक लोकतांत्रिक देश बनाएं जो लोकतांत्रिक परंपराओं में चलते रहे। ये सब जो घरेलू मामले थे
वो उसको उन्होंने प्राथमिकता दी। लेकिन एक बार उन्होंने कहा कि जो हमारे दोस्त हैं, जो दूसरे देश हैं, उनके साथ हम संबंध बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये स्पष्ट है कि इनके अब पहली बार मैं देख रहा हूँ, जब मैं जैसे मैं कह रहा हूँ दूतावास में रहा हूँ कई साल वहाँ वॉशिंगटन में, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि देश के राष्ट्रपति, देश के नेता, वहाँ जितने भी मंत्रीगण बने हैं, सब भारत के बारे में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक रवैया चाहते हैं और संबंध को आगे ले जाना चाहते हैं। और ये भी स्पष्ट है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी समस्या वो समझते हैं, चुनौती जो वो चीन से है। और जैसे लेकिन जो ट्रंप थे, वो अपने जो पार्टनर्स थे, चाहे वो यूरोप में हो चाहे वो एशिया में हो, किसी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये अमेरिकी सरकार उस रवैया को बदलेगा और दुनिया भर में सहयोग के भावनाएं फैलाएगा और सहयोग के माध्यम से वो अमेरिका के राष्ट्रहितों को आगे ले जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी, सुना आपने जो बाइडेन को, क्या कहिएगा? देखिए, शपथ ग्रहण का यह समारोह देखकर पहले तो मेरे मन में एक विचार आता है कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति ईश्वर के नाम की ही शपथ लेता है। हमारे ही देश में थोड़ा ऐसा है कि ईश्वर में डिस्ट्रस्ट रखते हुए भी आप शपथ ले सकते हैं और ईश्वर का मजाक उड़ाकर भी आप लोकतंत्र के प्रहरी बन सकते हैं। खैर, क्योंकि आप यूएस कांग्रेस में भी जाइए तो वहां लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट। खैर, जो बाइडेन ने जो बोला है, पार्थसारथी साहब ने जो कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि ये लगभग अपेक्षित लाइन के ऊपर है उनका भाषण, जो वहां की आंतरिक परिस्थिति है, क्योंकि आंतरिक परिस्थिति अभी वहां थोड़ी संवेदनशील है। 7.5 करोड़ वोट ट्रंप को मिले हैं और 7 करोड़ 80 लाख वोट बाइडेन को मिले, तो यानी जो मुकाबला है तो 7.5 और 7.25 का अंतर है। और जैसा कि पार्थसारथी साहब ने कहा कि एक खाई अमेरिकन समाज में खिंच गई है, तो 7.5 और 7.25 के इस मामूली से अंतर से उस खाई को भरना एक चुनौती होगी जो बाइडेन के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जहां तक अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी की बात है, अमेरिका में बहुत स्ट्रक्चर्ड स्थापित पॉलिसी रहती है, कोई बड़ा भारी अंतर किसी के आने से नहीं होता। उदाहरण के लिए, जिस समय 9/11 का अटैक हुआ तो जॉर्ज बुश थे और उन्होंने ये संकल्प लिया कि ओसामा बिन लादेन को मारेंगे, और वो पूरा किया डेमोक्रेटिक पार्टी के बैरक ओबामा ने। पैन इस्लामिक टेररिज्म वर्ड जॉर्ज बुश भी बोलते रहे, वही बोलते रहे बैरक ओबामा। हाँ, जब ट्रंप आए तो उनकी भाव भंगिमा, शैली और स्वर में कुछ ज्यादा आक्रामकता थी। भाषा तीनों में, शब्दावली में कोई अंतर नहीं था, सिर्फ शैली में अंतर था। तो मुझे लगता है जहां तक भारत का संबंध है, जैसा कि अभी बताया पार्थसारथी साहब ने, कि उसका बड़ा अच्छा काफी प्रभाव दिख रहा है। हाँ, एक पॉइंट और कहूंगा, कमला हैरिस के बनने पर एक चीज मुझे ध्यान आती है। आज से ठीक 100 साल पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 19th अमेंडमेंट हुआ था, जब महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था। 100 साल बाद अमेरिका में महिला राष्ट्रपति बनी, वो भी संयोग से भारत की। याद करिए रोहित जी, यही देश हमको ज्ञान देते थे कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता है। 1920 में इन्होंने अधिकार दिया था वोटिंग का, और हमारे यहाँ उससे पहले ही जमाने में रानी लक्ष्मीबाई से लेके रानी दुर्गावती, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा और अहिल्याबाई होलकर जैसी कितनी शासक हो चुकी थी। खैर, दूसरी बात मुझे ध्यान आती है, वो तमिल मूल की है, पर अभी तक किसी तमिल मूल की जो पार्टियां हैं उनका कोई तमिल प्राइड वाला स्टेटमेंट नहीं आया। तो मुझे थोड़ा यह भी आश्चर्य लगता है कि क्या उनकी तमिल भावना सिर्फ स्थानीय राजनीति, पृथकतावाद और एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी राजनीति के लिए रहती है। अरे भाई, ये भारत के साथ साथ तमिलनाडु के लिए भी तो एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, पर चाहे डीएमके हो या अन्य कोई हो, उन्होंने इस प्रकार की बात नहीं कही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज का जो दृश्य दिखा है, इसमें एक बहुआयामी चित्र हमें दिखाई पड़ता है और उसमें बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। जहां तक चाइना के साथ संबंधों की बात है, तो मेरे ख्याल से पार्थसारथी साहब मुझसे सहमत होंगे कि आज हमें अमेरिका की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अमेरिका को हमारी जरूरत है। क्योंकि अगर चीन का प्रभुत्व बढ़ता है तो पूरे एशिया पैसिफिक, या जिसको आज इंडो पैसिफिक कहते हैं, यहां से तो अमेरिका का वर्चस्व समाप्त हो जाए। ये बात पिछले 5 साल में भी तो थी, उससे ज्यादा अमेरिका को हमारी जरूरत। सुधांशु जी, ये बात पिछले 5 साल में भी थी और उससे पहले भी थी, लेकिन उसके बावजूद बदलने से कुछ डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतनी गर्मजोशी होने के बावजूद कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक
बदलाव भारत अमेरिका के संबंधों में क्या दुनिया ने देखा? दूसरा, आपने घरेलू राजनीति को लेकर तंज किया, लेकिन बहुत से लोग इस बात को लेकर भी तंज कर रहे हैं कि ये अमेरिका का संदेश पूरी दुनिया में जाएगा और दक्षिण पंथ की राजनीति करने वालों को इसे ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। क्या कहिएगा उस पर? देखिए, जिसको वो दक्षिण पंथ की राजनीति कहते हैं, तभी तो मैंने कहा ना, मुकाबला 7.5 और 7.25 का है, वो बहुत भारी अंतर नहीं है। इसलिए उनको बड़ी संवेदनशीलता के साथ ही इसको करना होगा। कैपिटल हिल की जो घटना हुई, यह अमेरिकन इतिहास में कितना काला अध्याय है। परंतु यह भी ध्यान रखिए कि हम लोग पढ़ते थे कि अमेरिका में कभी दंगे नहीं होते, कभी तोड़फोड़ नहीं होती, कभी लूटपाट नहीं होती। पिछले 6 महीने में वो भी देखा, तो दोनों ही दृश्य देख लिए। एक पक्ष में था, दूसरा दूसरे के पक्ष में था। यानी अगर वो दक्षिणपंथी उग्रवाद का, या मैं कहूं उग्रवाद का प्रतीक था कैपिटल हिल, तो अगर ये कहा जाए तो वो वामपंथी का प्रतीक था, जो सड़कों पे लूटपाट और मूर्तियों की तोड़फोड़ देखी थी। तो दोनों के मध्य संतुलन बनाना पड़ेगा, यह ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पार्थसारथी साहब मुस्कुरा रहे थे आपकी बात पे, कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, बोलिए सर। देखिए, मैं जवाहरलाल नेहरू से लेके अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक सरकार में रह चुका हूं, और हमारे जो राजनीतिज्ञ है, एक चीज, जहां तक विदेश से, देश के बाहर से अगर चुनौती हो तो हम एकत्रित होते हैं। लेकिन जैसे अगर चीन से कुछ चुनौती हो तो मुझे कोई अपेक्षा नहीं कि दोनों पार्टियां मिलकर सामना करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि एक प्रतिद्वंदी रहते हैं लोग, और ये स्वाभाविक है और होता है। बहुत हमने देख लिए पिछले 50 साल में। लेकिन जो बाइडेन के भाषण में डर महसूस हुआ आपको कहीं? उन्होंने भरोसा तो बहुत देने की कोशिश की, क्या ये भरोसा कुछ एक्स्ट्रा था या जितनी जरूरत थी उतना ही था? नहीं, मैं समझता हूं चुनौती के सामने करने के लिए वो अब भी सोच में लगे हैं, इसको करें कैसे। देखिए, जो इनके कितने लाख लोग मर गए हैं इस पैंडेमिक में, कितने केसेस हुए हैं, रोज आजकल 200-300 लोग मर रहे हैं अमेरिका में। तो चुनौती इनके बहुत बड़े है, और इसको बिगाड़ा ट्रंप ने। ये 2 गज जमीन और पैरों मास्क, उसके विरोध कर रहा था ये, तो ये स्वाभाविक था, ये होने वाला है। और अब इसे चुनौती इनके हाथ में है, और घबराए हुए हैं इससे। मेरी बेटी रहती है कैलिफोर्निया में, घर से बाहर निकलने के लिए डरती है, स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए घबराते हैं। तो एक समाज बिगड़ गया है वहां, और मैं रोज बात करता हूं बेटी से, समाज बिगड़ गया है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, इनके सरकार में भारतीय मूल के कितने लोग हैं, कई जगह जिम्मेवारी मानते हुए। जी, 20 लोग हैं। ये मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि जो भारतीय लोग हैं वहाँ, उनका जो योगदान रहा है उनके राष्ट्र के विकास में, लोग उसे बहुत मान्यता देते हैं और उसका आदर करते हैं। डेमोक्रेसी फ्रेजाइल है, ये बात सुधांशु त्रिवेदी अभी जो बाइडेन ने कही, और अमेरिका जिस दौर से गुजर रहा है, या जो डर, जो चिंता उनकी बातों में महसूस की गई है अभी पहले संबोधन में उनके, आपको लगता है कि दुनिया के पटल पर जब चीन के ऊपर दुनिया के मुल्क भरोसा नहीं कर रहे, अमेरिका अपने अंदर के झगड़ों में इस समय उलझा हुआ है, भारत के लिए ये एक मौका हो सकता है अपने आप को? देखिए, और जैसा आपने कहा कि डेमोक्रेसी फ्रेजाइल है, यह बिल्कुल सही दिखाई पड़ा। यदि अमेरिका जैसा लोकतंत्र जो अपने को इतना परिपक्व कहता है, वह ट्रंप को राष्ट्रपति चुन सकता है और बाद में कहे कि साहब ये गलत था, और दूसरे चुनाव में भी उनको इतना वोट मिल सकता है, तो उनको अपनी लोकतंत्र की परिपक्वता पर सोचना होगा। दूसरा, जो मैंने उदाहरण बताया कि कैपिटल हिल पे हमला और लूटपाट, जो ये थ्योरी हम लोगों को समझाई जाती थी ना वामपंथियों की, कि गरीबी से, अशिक्षा से इस प्रकार की चीजें पनपती हैं, तो अमेरिका तो बहुत शिक्षित देश है, विश्व का सबसे शिक्षित देश, सबसे समृद्ध देश। और दूसरा आप देख लीजिए, आतंकवाद का केंद्र कौन है? मिडिल ईस्ट, जहां पैसा बरस रहा है, मतलब पैसा है नहीं, बरस रहा है पैसा।
तो एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, किसी भी देश और समाज को मूल्य चलाते हैं। विकास कितना भी हो जाए, यदि आपकी मानसिकता कुछ और है तो विकास कोई काम नहीं आता, समृद्धि कोई काम नहीं आती, शिक्षा कोई काम नहीं आती। महात्मा गांधी का वो फेमस सेंटेंस याद करिएगा ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर कि माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी। तो विजडम और लिटरेसी दो अलग चीजें हैं। ये अमेरिका प्रकरण से देखना होगा। यहीं पे मैं भारत पे आता हूं। बस यही अंतर है भारत में और पश्चिमी देशों में। भारत जहां पर उनको या विश्व में अपनी एक अलग प्रकार का स्थान ले सकता है। देखिए, हम इकोनॉमी में, मिलिट्री में, स्ट्रेटेजिक पावर में स्थान लेते रहेंगे, वो तो एक अपना स्थान है। पर भारत का जो अपना एक विशिष्ट स्थान है, वो स्थान जब हम कंप्रोमाइज करने लगते हैं तो दुनिया के बाकी देशों के बराबर हो जाते हैं। किस स्थान की बात कर रहा हूं? वो जो मार्क जुकरबर्ग ने आके कहा था मोदी जी से कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने मुझसे कहा था कि जिस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस डोल जाए उस दिन भारत में जाना, नैनीताल जिले में एक कैची आश्रम है नीम करोली बाबा का, वहां से तुम्हें ताकत मिलेगी। और उसने कहा मैं आया, मुझे शांति मिली, शक्ति मिली, मैंने नए सिरे से जिंदगी चलाई। तो ये भी हमारी एक पावर है। आज क्या हो गया है, सुधांशु जी, हम दिक्कत दूसरी वहां पावर आती के लिए है ना पहली पावर बहुत कंप्रोमाइज कि करने हम लगे। पावर की बात तो बड़ी करते हैं। व्हाट्सएप की पॉलिसी यूरोप में कुछ और होती है, भारत में कुछ और होती है, हम उसका कान तक नहीं मरोड़ पाते हैं। और उदाहरण इस बात का देते हैं कि फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग भारत में आता है तो नीम करौली बाबा के यहां आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। मैं इस पे वापस आऊंगा, आपसे कमेंट जरूर लूंगा इस पे। दो मेहमानों से आपका परिचय और करा देता हूं। प्रकाश शाह साहब हमारे साथ आ गए, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं। और देव करलेकर हमारे साथ आ गए हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं। उम्मीद है अभी भी समर्थक हैं करलेकर साहब, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले कुछ दिनों में समर्थक नहीं भी रहे। देव साहब, मेरा सवाल आपसे है। थैंक यू सो मच रोहित जी फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। आज का जो सबसे पहला स्पीच था बाइडेन साहब का, अगर आप उसका विश्लेषण कहेंगे और करेंगे तो उन्होंने जो व्याख्या की वसुधैव कुटुंबकम की, जो उन्होंने मैसेज दिया कि अहिंसा परमो धर्मा, जो उन्होंने मैसेज दिया कोलैबोरेशन एंड यूनिटी, जो उन्होंने कहा कि लोका समस्त सुखिनो भवन्तु, जो उन्होंने कहा कि इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस टाइम हैज कम टू राइज अबव द पार्टी लाइंस एंड टू बी अमेरिकन्स फर्स्ट, जो उन्होंने कहा कि दुनिया हमें देखती है और हमें एकजुट होके एज द टॉर्च बेयरर ऑफ द वर्ल्ड वी हैव टू वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द अमेरिका ऑफ द ह्यूमैनिटी, जो उन्होंने कोट किया अब्राहम लिंकन जी, मार्टिन लूथर किंग जी देखे, उन्होंने महात्मा गांधी जी का जो पीसफुल नॉन वायलेंस मूवमेंट था उसे आगे बढ़ाया। तो एज अ भारत मूल के जो हम अमेरिकन सिटीजन है, तो हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है। हम तो यही चाहेंगे कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यानी अमेरिका और भारत, यह साथ साथ चले। भारत की जो जगत गुरु, विश्व गुरु बनने की जो चाह है, उसके लिए मोदी साहब जो चाणक्य नीति अपना रहे हैं कि भले बाइडेन जी हो या फिर ट्रंप साहब हो, they are working with the utmost synergy of bipartisan collaboration measures which will only gonna help Bharat to ensure जो उनके confrontative neighbors है उनके खिलाफ अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा। भारत मूल के लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स में ज्यादा आते रहेंगे। आप देखिए 20 से ज्यादा भारत मूल के लोग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में है। अगर आप देखें कमला हैरिस, हाफ ऑफ हर हेरिटेज इज इंडियन अमेरिकन, तो यह सब भारत के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है, एक अच्छी चीज है। एंड वी शुड वर्क टुवर्ड्स फर्दर विद आवर ड्यू डिलिजेंस टू इंश्योर द सॉवरेनिटी, द पीस, द प्रोग्रेस, द डेवलपमेंट of both this great nation is conserved and can be further developed.